चैप्टर 5 खनिज और ऊर्जा संसाधन। हेवन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया है। वह लोगों को घरों जैसे अजीब चीज़ों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती हैं। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसे कि उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिता ने बताया कि यह घर नहीं है, ये बसें व गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों और पत्थरों से नहीं बनी हैं। इन्हें बनाने में लोहा, एल्युमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलते, ये ईंधन द्वारा चालित होते हैं और इंजन से चलते हैं। चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। और इंजन को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं? आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी, पृथ्वी की ऊपरी परत, विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर के एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि, सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन, सड़क के पत्थर, हमारे औजार, मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी आवश्यकताओं में अपनी आजीविका और सजावट, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मैं थोड़ा स्लो रीडिंग करूँगा, ठीक है? तो अगर किसी को लगता है कि बहुत स्लो है तो उसको स्पीड अप कर लीजिएगा। अगर 1.5 करेंगे तो बेटर रहेगा, और अगर ज़्यादा हो जाए तो 1.2 पे कर लीजिएगा, 2.5 पे कर लीजिएगा। बाकी जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ उसमें जो बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे, जो मुझे लगेगा कि आपको समझने में मुश्किल आएगी, उस वर्ड को मैं कहीं ना कहीं आपके लिए सरल शब्दों में समझा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा इस वाले क्लासेस में जो अभी एनसीईआरटी की रीडिंग क्लासेस चल रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। एक बार ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद अलग से वर्ड टू वर्ड हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी तो यहाँ सिर्फ रीडिंग कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि देखो रीडिंग जब आप बार बार करोगे ना तो इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठने लगेंगे। तो फर्स्ट टाइम मेरा रिकमेंडेशन होता है कि फ़र्स्ट टाइम जो रीडिंग कर रहे हैं वो इसको थोड़ा स्लो ही देखेंगे। थोड़ा बोरियत लगेगा, थोड़ा लगेगा कि हाँ, और कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंटरनेट पे या फिर कहीं भी ऑफलाइन मोड में हमेशा पढ़ाने की हैबिट रही है, तो इस वजह से ऑनलाइन अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाए हैं। सामने कोई ना हो, आप अकेले बोलते रहो तो एक ऐसा लगता है ना कि मतलब हम पता नहीं किससे ही बात कर रहे हैं। तो अभी ये थोड़ा सा हमको मुश्किलें आ रही हैं। हमको लगता है कि धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। जब सामने स्टूडेंट्स होते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब आसान होता है। अभी देखो यहीं पे है, ब्लैंक आउट हो जाता है कई बार, क्योंकि ऐसा लगता है कि सामने कोई है नहीं तो किससे हम बतिया रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप लोग रिस्पॉन्स करिएगा कमेंट में, और शुरुआत में अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे तो बेहतर है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म का चलने वाला है चैनल। इसमें आपको सारे रीडिंग्स बुक्स मिलेंगे, सारे जीएस के और भी ज़रूरी जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी बुक्स हैं उनको समझाया जाएगा। वही है, बस धीरे धीरे एक एक करके काम किया जाएगा। इकट्ठे तो सब कुछ नहीं हो सकता है।
ठीक है, बाकी कोई कमी होगी विशेष तौर पे तो बताइएगा। वैसे मैं निरंतर कोशिश करूँगा कि कमियाँ कम करूँ, लेकिन अभी जैसे रीडिंग में कहीं कहीं ऐसा होता है कि रीडिंग में ही कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो वो त्रुटि धीरे धीरे अपने आप से कम हो जाएगी। क्योंकि ये थोड़ा सा होता है ना कि मतलब आप अकेले बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो, तो अभी जो लोग पहले से ही इंटरनेट पे कैमरे के सामने या फिर अकेले बोलने के हैबिचुअल हो चुके हैं उनके लिए तो आसान होता है, लेकिन जो नहीं है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होता है। तो अब ज़्यादा बकैती नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। ठीक है, खनिज व दंतमंजन से एक उज्जवल मुस्कान। दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ आकर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है और फ्लूओराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है ये फ्लोराइड। अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि रूटाइल इल्यूमिनेट या फिर रूटाइल इल्यूमिनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक है। टूथब्रश और पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं। ज़रा ध्यान से सोचें और बताएं कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं। सभी सजीव वस्तुओं को खनिज की आवश्यकता होती है। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग में केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थ का उपयोग करने में भी असमर्थ होंगे। क्योंकि जो 0.3% मिनरल्स हैं ना, जो हम खाने के माध्यम से लेते हैं, वो और चीज़ों को पाचन तंत्र में मदद करती हैं, ऑब्जर्वेशन में मदद करती हैं, तभी हमारा शरीर प्रॉपर वर्क करता है। खनिज क्या है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिनमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित हैं। खनिज इतने विविध क्यों रहते हैं? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिज के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व और विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। ठीक है, उनका जो निर्माण की प्रक्रिया है ना, किस तरह के निर्माण हुए हैं, वही तय करता है कि उसमें कौन सा तत्व, कौन सी खनिज ज़्यादा मात्रा में होगी, और फिर उसके बाद खनिज जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसकी विशेषता की वजह से उसके रंग, कठोरता, चमक, घनत्व और क्रिस्टल जो हैं वो अलग अलग होते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद
स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इसकी आयु, खनिजों की भौतिक और रासायनिक संगठनों से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। अब आते हैं सामान्य व वाणिज्यिक अर्थात व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। कौन है वो निम्न प्रकार? ये है खनिजों के वर्गीकरण। खनिज एक है खनिज दो प्रकार के होते हैं, दो नहीं तीन प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पे। एक धात्विक, दूसरा है अधात्विक और तीसरा है ऊर्जा खनिज। ठीक है। अब धात्विक में जितने भी लोहा धातु हैं, जैसे लोहे का अंश हो जिसमें, जैसे लोहा हुआ, इसके अयस्क हुए, मैग्नीज हुआ, निकेल हुआ, कोबाल्ट हुआ आदि। और अधात्विक अलौह, ठीक है, अलौह दूसरा है इसी धात्विक में। अलौह जैसे तांबा, शीशा, जस्ता, बॉक्साइट, इसमें लोहा की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती है। और बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ठीक है, ये हुए। और उसके साथ साथ हीरा वगैरह भी, ये सब क्या है बताइए? ये बहुमूल्य खनिज है, ठीक है, धात्विक में। लेकिन हीरा धात्विक नहीं आता है। अब आते हैं अधात्विक। अधात्विक जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनाश्म या चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर, ये सब अधात्विक हैं। और ऊर्जा खनिज में जितने भी पेट्रोलियम आते हैं, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये सब ऊर्जा खनिज में आते हैं। ठीक है। अब खनिजों की उपलब्धता देख लेते हैं। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों का मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग करते हैं। अयस्क उसे कहते हैं, देखो अयस्क का सिंपल सा मतलब है, जब भी मतलब पृथ्वी के अंदर से ना एक जो मात्रा में मतलब खनिजों को निकाला जाता है ना, तो उसमें लगभग बहुत से तत्व होते हैं। हम कहेंगे लगभग सारे होते हैं, लेकिन वही बहुत अल्प मात्रा में होते हैं। और कोई खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो लगभग सभी होते हैं, या फिर ये कहें कि मतलब बहुत से तत्व होते हैं। ठीक है। तो जो खनिज निकला हुआ रॉ है, कच्चा माल है, बिल्कुल अभी निकला ही है ज़मीन से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क। ठीक है, ये याद रखिएगा, अयस्क बोलते हैं। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण और संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हमने खनिजों का वर्गीकरण पढ़ा है, ठीक है, खनिजों का वर्गीकरण पढ़ा है ना। तो खनिजों का जो वर्गीकरण है, खनिजों का जो वर्गीकरण है, ठीक है, उसमें आपने देखा कि इसमें पहला है धात्विक खनिज आते हैं, धात्विक खनिज आते हैं। दूसरा आते हैं अधात्विक, ठीक है, अधात्विक आते हैं, धात्विक, ठीक है, अधात्विक आते हैं। तीसरा है ऊर्जा खनिज, ठीक है, ऊर्जा खनिज आते हैं, ठीक है। तो जो चट्टानों की प्रकार हैं, आप लोगों को पता है कि चट्टान मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक है आग्नेय चट्टान, ठीक है, आग्नेय चट्टान होता है। दूसरा है अवसादी चट्टान, ठीक है। तीसरा है रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान, ठीक है, रूपांतरित चट्टान, ठीक है। इसको इग्नियस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक, और इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री है, और ये मेटामॉर्फिक है, ठीक है। सेडिमेंट्री मतलब अवसादी, जो स्तरों में कहीं ना कहीं
वो निर्माण होता है, ऐसे लेयर बना बना करके इनका निर्माण होता है। ये कैसे निकलते हैं भैया? ये सारे मैग्मा से, ठीक है, ये मैग्मा से निकलता है या फिर लावा से बनता है, ठीक है। और ये अवसादी जो है वो इन दोनों के परतों से ऐसे परत जम करके इनका निर्माण होता है। तो ये चट्टान इस तरीके से होते हैं। और रूपांतरित अत्यधिक ताप और दाब से किसी भी चट्टान के जो रूप हैं उसका परिवर्तन अगर हो जा रहा है तो उसको रूपांतरित बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने इस वर्गीकरण को फिर से इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो धात्विक और अधात्विक चीज़ें हैं, खनिज हैं, वो तो आग्नेय चट्टान में मिलेंगे, लेकिन जो ऊर्जा खनिज हैं जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ठीक है, और गैस हुआ, ये सब आग्नेय चट्टान में नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ अवसादी में मिलेंगे और रूपांतरित में मिलेंगे, ठीक है। और धात्विक और अधात्विक में आग्नेय में भी मिलेंगे और रूपांतरित में भी मिलेंगे और अवसादी में भी मिलेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा है भाई? क्योंकि देखो, जो ये आग्नेय चट्टान के निर्माण की प्रक्रिया है ना, आग्नेय चट्टान की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो बहुत खतरनाक है। मतलब इसके लिए अत्यधिक ताप चाहिए, तो उसके लिए जो मैग्मा बनता है तो उसमें जितने भी ऊर्जा खनिज है ना वो सब खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं या फिर ऊर्जा संबंधित खनिज नहीं पाए जाते हैं आग्नेय में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, खनिज प्रायः निम्न शैलो समूह में प्राप्त होते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और विदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में तथा बृहद जमाव परतों के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उसी समय होता है जब ये तरल और गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर जाते हुए ठंडे हो करके जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह शिराओं और जमावों के रूप में प्राप्त होते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों और परतों में पाए जाते हैं, ठीक है। अवसादी मैंने बताया ये परतदार होते हैं, लेयर्स में बनते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन एवं जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा अवैध दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम मिश्रित हैं। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है, ठीक है। धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। देखो ये अपघटन क्या होता है? जब बहुत लंबे समय में, अपघटन का मतलब हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, अगर शाब्दिक कहते हैं तोड़ना। एक लंबे समय में कोई मान लीजिए चट्टान है, ठीक है, और यहाँ पे एक लंबे समय पे सूर्य ताप, ठीक है, वर्षा, शीतकाल, ठीक है, ग्रीष्मकाल, ठीक है, और विभिन्न मौसमीय मौसमी परिवर्तन की वजह से, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे दरार आते हैं, फिर टूटते हैं, फिर ऊपर के जो कहीं ना कहीं इसके रूप हैं वो परिवर्तित होने लगते हैं। जो इसमें नरम संरचना होती है वो पहले टूटती है, कठोर संरचना बहुत ही बाद में टूटती है। लेकिन यही टूटने का और धीरे धीरे ये मिट्टी बन जाने का, पहले बॉल्डर बनता है, फिर बजरी बनता है, फिर सिल्ट बनता है, फिर रेत बनता है, फिर मिट्टी बनता है, फिर उसके बाद पंख बनता है।
ठीक है। पंख जो है वो मिट्टी की भी बहुत छोटे कण से बनी हुई एक मड है, ठीक है, जो काली मिट्टी के कहीं ना कहीं स्वरूप हैं। तो यही कह रहा है कि ये जो है खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात, देखो अपरदन हुआ ना, पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं, अयस्क वाली सिर्फ बचती हैं। और बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आधार और घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेशर निक्षेप कहे जाते हैं, ठीक है। जब पहाड़ियाँ जहाँ पे ख़त्म होती हैं ना, या फिर ये कहें कि जो घाटी तल है उसमें रेत हो जाता है। क्यों रेत होता है? क्योंकि लंबे समय में नदियों के पर्वतों या पहाड़ों के या चट्टानों के काटने की वजह से करते करते वो पहाड़ियों के आधार पे आकर के वो रेत का निर्माण करते हैं, और इसी जलोढ़ जमाव इसको रोक देते हैं, और उसी में कुछ खनिज पाए जाते हैं। और इस पूरे निक्षेप को, मतलब इस पूरे स्वरूप को जो बना है, निक्षेप मतलब छोड़े गए स्थल स्वरूप को, ठीक है, प्लेशर निक्षेप के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? प्लेशर निक्षेप। और इसमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते, मतलब ऐसे कुछ खनिज होते हैं जो कितना भी जल उसमें प्रवाहित हो लेकिन उससे घर्षित नहीं होते, वो नहीं कटते हैं। इन खनिजों में सोना है, चांदी है, टिन है और प्लेटिनम प्रमुख है। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप में विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। मतलब बहुत ही व्यापक रूप में फैले हुए हैं, तो मतलब हमारे लिए उसको प्राप्त करना ही कठिन है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्र जल से ही प्रग्रहित अर्थात उसको निकाला जाता है होते हैं। और महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है। एक रोचक तथ्य देख लेते हैं। रैट होल खनन। देखिए, क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्र में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं मेघालय में, ठीक है। और जोवाई और चेरापूंजी में कोयले के खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। बहुत ही खतरनाक ये खनन प्रक्रिया है। कभी आपने वीडियो वगैरह देखा होगा, उसमें खनन करने के लिए एक लंबी सी ऐसे होल बनाते हैं जिसमें आप ढंग से खड़े भी नहीं हो सकते, रेंग के चलते हैं या फिर घुटनों के बल चलते हैं। इसमें लोग अंदर जाते हैं, यहाँ से ऐसे घुसेंगे और अंदर जाएंगे धीरे दूर तक, और यहाँ पे खुदाई करते हैं। फिर वो किसी छोटी सी ट्रॉली में, जो कि इस रैट होल में चल सके, उसको खींच के फिर लाते हैं, फिर यहाँ निकालते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको रैट होल कहते हैं, क्योंकि इस बहुत ही डेंजरस टाइप का होता है भाई। बहुत लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो अंदर तक नहीं जा पाएंगे। ज़रा ध्यान से सोचें और बताएं, एक खुली खदान ओपन पिट माइन उत्खनन का एक शैफ्ट युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है? भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टान में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक और अन्य अनेक धात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल
निक्षेप पाए जाते हैं। खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिज से लगभग विहीन हैं। मतलब उत्तरी भारत जहाँ पे कृषि के लिए मैदान बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे वो लगभग आर्थिक महत्व के खनिजों के लगभग विहीन हैं। ये विभिन्नताएं खनिजों की संरचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। आइए अब हम भारत के कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय या रिजर्व की आर्थिक जीवता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, एक खनिज निक्षेप क्या हो जाता है अथवा भंडार में परिवर्तित हो जाते हैं। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। अकेले उत्पादन मूल्य का, ठीक है, अकेले लौह खनिज। और ये धातु शोधन उद्योग के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। लौह अयस्क, आयरन ओर बोलते हैं इसको, ठीक है। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। मैग्नाइट क्या है? मैग्नाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उपयोग में विशेष रूप से उपयोगी हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। हेमेटाइट, और जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नाइट की अपेक्षाकृत थोड़ी सी कम है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क की पेटियां हैं। कहाँ कहाँ हैं भारत में लौह अयस्क की पेटियां? इसको देखने से पहले हम लोग ऊपर की देखो कुछ चीज़ें देख लेते हैं। लौह अयस्क खदान देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से खुदाई होती है और ये रास्ते हैं जहाँ से ट्रक जो है वो बाहर निकलने के लिए इसके रास्ते बनाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ घोड़ा और कर्नाटक के पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है, ठीक है। और बेलाडीला का पहाड़ी बैल की डील से मिलती जुलती है, जिसके कारण इसका यह नाम पड़ गया, बैल की डील। लौह अयस्क उत्पादन में राज्यों का अंश कैसा है? ये खान मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 9/10 का है। देखो तो सबसे अधिक लौह अयस्क में सबसे अधिक प्रतिशत देखेंगे तो उड़ीसा का 33% है, फिर झारखंड का है, फिर छत्तीसगढ़ का है, फिर कर्नाटक का है और 9% में अन्य सभी राज्य आ जाएंगे। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। जो भारत में लौह अयस्क की पेटियां पड़ रहे थे तो ओडिशा झारखंड पेटी सबसे समृद्ध लौह अयस्क की पेटी है ये। ओडिशा में उच्च कोटि के हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोवामुंडी से हेमेटाइट अयस्क के खनन
किए जाते हैं। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी दूसरा है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पाई जाती है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोट के हेमेटाइट पाए जाते हैं। हेमेटाइट क्या है? ये लौह अयस्क है। मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखिएगा, ये क्या है? लौह अयस्क है, लौह अयस्क है। ठीक है, लौह अयस्क मतलब ये इस रूप में पाया जाता है, हेमेटाइट रूप में, लेकिन इससे फिर लोहे को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, तो हेमेटाइट कहाँ पाया रहा है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उच्च कोट के है ये हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। फिर है तीसरा लौह अयस्क का पेटी, इसका नाम है वल्लारे चित्रदुर्ग और चिक्कामंगलुरु और तुमकुरु पेटी। वल्लारे चित्रदुर्ग और चिक्कमंगलुरु तुमकुरु पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहद राशि संचित है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खाने 100% निर्यात इकाई है और कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। कुद्रेमुख को याद रखिएगा। ठीक है, और लौह अयस्क के करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। फिर है महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा और महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जा सकता है और मर्मागांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज कहाँ पे सबसे अधिक निर्माण होता है? मुख्य रूप से मैग्नीज का तो इस्पात के विनिर्माण में। ठीक है, मैग्नीज का। और 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत में। तो मैग्नीज उत्पादन में सबसे अधिक उड़ीसा ही है और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक है और चौथे पे सब हैं। देखो जो अन्य लिखा है ना, ये अन्य में सब आ जाते हैं, तो इसीलिए पहले नंबर पे तो उड़ीसा ही आएगा, वाले परसेंटेज ये ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ, यहाँ पे देखो लौह अयस्क क्षेत्र जो इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, जितने भी ये रंगे हुए दिख रहे हैं ऐसे लाइनिंग, ठीक है, वो सब के सब लौह अयस्क क्षेत्र हैं। फिर लौह अयस्क खाने हैं जो रेड पॉइंट दिख रहे हैं, जैसे चंद्रपुर, बेलाडीहा, यहाँ दुर्ग है, यहाँ गुआ है, यहाँ कुद्रेझर है, केंद्रुझर है, मयूरभंज है। फिर ये क्षेत्र में अगर देखेंगे तो रत्नागिरी, गोवा है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर कुद्रेमुख है, बल्लारी है, चित्रदुर्ग है और तुमकुरु और चिक्कमंगलुरु भी है। उसके बाद ये तीसरा जो है ना, लौह अयस्क निर्यातक पत्तन है। लौह अयस्क कहाँ निर्यात होता है भैया? तो आप देख सकते हैं लौह अयस्क मंगलुरु से हो रहा है। ठीक है, मंगलुरु से हो रहा है। दूसरा मार्मागांव से हो रहा है, मार्मागांव से।
विशाखापट्टनम से हो रहा है और पारादीप से हो रहा है, जो कि ओडिशा में एक पत्तन है पारादीप। और मैग्नीज का उत्पादन देखोगे तो ये केंदुझर है, जो केंदुझर है, और ये सुंदरगढ़ है, ठीक है, या बालाघाट, ठीक है, ये बालाघाट भी है, देखो यहाँ से ये बालाघाट भी है, नागपुर भी है, ठीक है, और ये भंडारा जो है, भंडारा यहाँ पे। उसके बाद ये जो गोवा का क्षेत्र है यहाँ पे भी आएगा। उसके साथ शिवमोग्ग भी है इसमें। तो ये सब मैंगनीज के खनन की साइटें हैं। बॉक्साइट को भी देख सकते हैं। बॉक्साइट के लिए एक अलग रंग को अगर हम लें तो हम लोग बॉक्साइट के लिए कोरापुट उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में मैकाल हिल है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद ये है आपका दुर्ग, ठीक है, या बिलासपुर है ये। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पे है? अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, कटनी है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये सब जो क्षेत्र हैं वो आपके बॉक्साइट के लिए बहुत ज़रूरी है, वह खुदाई होती है, इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। और बॉक्साइट के लिए और कहीं साइट दिख नहीं रही है महत्वपूर्ण रूप से। अब आते हैं अभ्रक पे। अभ्रक के लिए देखिए आंध्र प्रदेश में नेल्लोर है, आंध्र प्रदेश में एक स्थान है नेल्लोर, वहाँ पे अभ्रक की खुदाई होती है, ठीक है। और आप देखें तो उड़ीसा में ही झारखंड में हजारीबाग है और बिहार में गया है। ये दोनों अभ्रक की खुदाई के लिए महत्वपूर्ण साइट्स हैं। और राजस्थान में अजमेर और बेवर, ये दोनों साइट हैं जहाँ पे अभ्रक की खुदाई सर्वाधिक मात्रा में होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण हम लोगों ने देख लिया। भारत में उड़ीसा जो है मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। किसका? मैंगनीज का। और वर्ष 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ। जरा ध्यान से सोचें और बताएं, भारत में लौह अयस्क, मैंगनीज, कोयला और लोहा इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्रों को अधिरोपित करें। क्या आप इसमें कोई संबंध देखते हैं? तो संबंध देखेंगे आप, क्योंकि जहाँ पे इसके खाने होती हैं उससे संबंधित आपको उद्योग भी वहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तांबा के बारे में पहले अलावा खनिज देख लेते हैं। भारत में अलावा खनिज की संचित राशि और उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है, मतलब कम होता है। यद्यपि यह खनिज जिसमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें। तांबा। भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है, मतलब बहुत कम है। धातुवर्ध्य, तन्य एवं ताप सुचालक होने के नाते कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है, ठीक है, तांबा का। और मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश के लगभग 52%, देखो अकेले मध्य प्रदेश का जो बालाघाट खदानें हैं ना, देश के लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। और झारखंड का जो सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक करता है। और राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ट देख लेते हैं हम लोग। और तांबा उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत में 2009-10 में, तो राजस्थान आप देखेंगे सबसे बड़े मात्रा में है 48%। दूसरे पे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश है 29%। तीसरे पे झारखंड है
16% और 7.5% लगभग में सभी आ जाते हैं। बॉक्साइट। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्युमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की संरचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाले चट्टानों के विघटन से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक धातव्यता होता है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार और मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, ये है मलंज खंड में तांबा खदान। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जहां वर्ष 2009-10 में देश के 34.97% बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। ये बॉक्साइट खदान है। जरा ध्यान से सोचें और बताएं, भारत के भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइट के खाने चिन्हित करें। रोचक तथ्य। एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक और बटन बनवाता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था। आम मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। अधात्विक खनिज, उसमें नंबर 1 पे है अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्थर क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन या स्प्लिट आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले और भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति है। ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक और विसंवाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा गया हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक हैं। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास हैं। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। यह चट्टानी खनिज, उसमें है चूना पत्थर, लाइमस्टोन बोलते हैं इसको। चूना पत्थर जो है कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। सोचें, मानचित्र का अध्ययन करें तथा बताएं कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों है। चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत में, ठीक है, तो सबसे बड़ा भंडारण देखा जाए चूना पत्थर तो कर्नाटक में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। यही 2 राज्य 50% कवर कर लेते हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और 50% अन्य राज्य इसको उत्पादित करते हैं। खनन के जोखिम एवं खतरे। क्या आपने कभी खनिजों द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनन का खनिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल और हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधित बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने,
जब जल प्लावित होता है और कोयले के खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी हैं। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थ तथा खनिज तरल के मलबे के खत्ता लगाने से भूमि और मिट्टी का अवक्षय होता है और सरिताओं और नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। खनन क्षेत्र में धूल उठने से वायु प्रदूषण भी होता है। ठीक है, ये देखिए न्यूज़ है, इसको चाहो तो आप पढ़ सकते हो। खनन को घातक उद्योग अर्थात किलर इंडस्ट्री बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। खनिजों का संरक्षण। हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उससे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेषित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूप्रपटी का 1%। जिस खनिज संसाधनों के निर्माण और सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उसके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उसके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है, मतलब बहुत ही अल्प मात्रा में है। मतलब हम लोग बहुत तेज़ी से उपयोग कर रहे हैं और जबकि खनिज बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इसीलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरण योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश के अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उसकी गुणवत्ता घटती जाती है। आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग और अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। रिसाइकल कर करके मतलब काम करो, कहना चाह रहे हैं। ऊर्जा संसाधन। देखो, कोयला खदान का आंतरिक दृश्य इस प्रकार से दिखता है। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी तथा ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है और परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत दोनों जल एवं ताप विद्युत सम्मिलित हैं। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारी और भूतापीय बायोगैस एवं परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी और उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन के क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना ठीक होता जा रहा है। अच्छा, मतलब प्रयोग करना कम होता जा रहा है ना। इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है, जिससे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन और उद्योगों और घरेलू ज़रूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। ठीक है, लाखों वर्षों में होता है, उच्च दाब और उच्च तापमान में। इसीलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। जैसा उसका मतलब निक्षेपण हुआ हो, जैसा वहाँ पे ताप दाब रहा हो, जैसी गहराई रही हो, उस हिसाब से कोयला की क्वालिटीज़ बदलती रहती हैं। यहाँ पे देखिए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के यहाँ पे दे रखे हैं मैप में। तो जहाँ जहाँ ये इस तरीके के चिन्ह दिख रहे हैं वो कोयला क्षेत्र है। जैसे नवेली हुआ,
ठीक है। नवेली हुआ, नवेली जो है वो कोयले का खान है। और सिंगरेनी भी यहाँ पे कोयला पाया जाता है, और ये सिंगरेनी क्या है, कोयले का खान है। कोरबा हुआ, सिंगरौली हुआ, तलचर है, तलचर उड़ीसा में, और ये कोरबा छत्तीसगढ़ में, सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में, और झारखंड में झरिया और बोकारो दोनों ही झारखंड में ये कोयला खाने हैं। और रानीगंज जो है वो पश्चिम बंगाल में है, ये भी कोयला खाने हैं। और कोयला खान के लिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें तो असम में जंजी है और मोरन है, ठीक है। ये जंजी है, मोरन है और नजीरा, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएंगे। मजीरा नहीं है ये, बल्कि ये मेक्यूरा है, मेकुम है, ठीक है। आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि भारत के मुख्य रूप से जो पूर्वी भाग है ना, वहीं पे कोयला देखने को मिलेगा आपको। ये देखो आप, ठीक है। ये कोयला यहाँ से लेकर के अगर आप ऊपर जाएं, ठीक है, तो ये पूर्वी भाग पूरा ये तो कोयला वाला है। पश्चिमी भाग में कोयला का निक्षेप देखने को नहीं मिलता है। फिर है तेल क्षेत्र। तेल क्षेत्र देखोगे आप ज़्यादातर तो ये पश्चिमी भागों में समाया हुआ है तेल क्षेत्र, ठीक है। देखो उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर, औरैया, शाहजहाँपुर, ठीक है, आंवला और बरबराला, फिर साहिबाबाद। ये साहिबाबाद जो है वो, और सोनीपत, दिल्ली, गुरुग्राम, ये सब हरियाणा में है, ठीक है। साहिबाबाद भी कहीं ना कहीं हरियाणा का क्षेत्र है। साहिबाबाद हरियाणा में है, थोड़ा डाउटफुल है, देख लीजिएगा। यहाँ पे अंता है, अंता जो राजस्थान में है। विजयपुर ये मध्य प्रदेश में है। झबुआ मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बड़ोदरा गुजरात में है, ठीक है। और ये हजीरा ये भी गुजरात में है, ठीक है। ये जो तेल क्षेत्र हैं उसमें मुंबई हाई है, वसीन है, ठीक है, अंकलेश्वर है और कलोल है। ये सब के सब मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस जो पाए जाते हैं वो मुंबई से बाहर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, देखो अरब सागर में, ठीक है। और गुजरात का जो ये वाला क्षेत्र है वहाँ पे भी गैस के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, यहाँ पे गैस का भंडार पाया जाता है। त्रिपुरा में गैस का भंडार पाया जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य गैस के भंडार हैं। और तमिलनाडु से तट से हट करके वहाँ पे भी नवेली के पास में पाया जाता है। फिर ये है HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन भी डाली गई है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो है वो हजारी से लेकर के गुरुग्राम तक मिलाया गया है। और रैया से होते हुए जगदीशपुर तक एक पाइपलाइन भी आगे तक गया है, जगदीशपुर तक। और इधर गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम, दिल्ली और सोनीपत, साहिबाबाद, ये सब भी पाइपलाइन यहाँ पे बिछाए गए हैं, ठीक है। दलदल, अब यहाँ पे देखिए कोयला खदान का बाह्य दृश्य इस तरीके से दिखता है, देख लीजिए। अंदरूनी दृश्य आपने देखा था ऊपर। दलदलों के क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है जिसमें कम कार्बन, ये क्या है पीट जो है वो क्या कहते हैं, कोयले का एक रूप है, ठीक है, जिसमें कम कार्बन और नमी की उच्च मात्रा एवं निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, निम्न कोटि का लिग्नाइट कोयला। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। और लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को, ध्यान दीजिएगा, गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहते हैं। क्या कहते हैं? बिटुमिनस कोयला कहते हैं। और वाणिज्यिक प्रयोग में ये सर्वाधिक लोकप्रिय है ये, ठीक है। और धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। फिर है एंथ्रासाइट, सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। सबसे अच्छा जो कोयला है वो एंथ्रासाइट है, ठीक है, एंथ्रासाइट। और दूसरे नंबर पर बिटुमिनस है, ठीक है। और जो तीसरे नंबर के सबसे खराब क्वालिटी का कोयला कहा जाता है वो लिग्नाइट है, ठीक है। और
इससे भी खराब तो पीट है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक है गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। दूसरा टर्शरी निक्षेप, जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले, जो धातु शोधन कोयला है, के प्रमुख संसाधन दामोदर नदी, पश्चिमी बंगाल और झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयले क्षेत्र हैं। ठीक है। गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा उसके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। पेट्रोलियम, भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप और प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक और असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु के रूप में काम करता है। ठीक है। मुख्य बिंदु है, मुख्य रूप है, इसका मुख्य कार्य है ये। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शरी युग की शैल संरचनाओं में अपनति और भ्रंश ट्रैप में पाई जाती हैं। वलय, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत साधारण चूना पत्थर या बलुआ पत्थर होता है, जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असंरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने और नीचे रिसने से रोकती हैं। पेट्रोलियम संरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में फंस जाती है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है प्राकृतिक गैस। और भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग मुंबई हाई से, 18% गुजरात से और 16% असम से प्राप्त होता है। सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त होता है? मुंबई हाई से। ठीक है। और दूसरे नंबर पे गुजरात से 18% और 16% असम से प्राप्त होता है। मानचित्र में 3 मुख्य अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें और अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई और नहरकटिया, मोरन हुग रीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा का एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग में एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं और पश्चिमी घाट के साथ मुंबई हाई तथा सन्निध क्षेत्र को खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई, ठीक है, गैस पाइपलाइन मुंबई हाई तथा और बसीन को पश्चिम और उत्तर भारत के उर्वरक, विद्युत और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है और ऊर्जा और उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात CNG से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। मैप देख लेते हैं ऊर्जा संयंत्र जो लगाए गए हैं कौन कौन से हैं। एक है आणविक और एक दूसरा है तापीय। आणविक मतलब परमाणविक, ठीक है।
तो कलपक्कम में है तमिलनाडु में, कर्नाटक में कैगा है, ये भी प्रमाणवीय है, ठीक है। और तारापुर है जो महाराष्ट्र में है। गुजरात में काकरपारा है, काकरपारा गुजरात में है, काकरपारा तारापुर महाराष्ट्र में है। फिर रावत भाटा राजस्थान में है, रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में है। नरोरा, नरोरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये हमारे यहाँ आणविक ऊर्जा के कहीं न कहीं संयंत्र लगे हुए हैं। तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे जो तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं, थर्मल पावर प्लांट कहेंगे हम। तो नवेली है कर्नाटक में, इन्नौर है कर्नाटक में, विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना में 2 है, एक है रामाकुंडम और दूसरा है कुट्टागुंडम, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे? तेलंगाना में। महाराष्ट्र में कईयों हैं, कौन कौन से हैं? कोकड़ी, चंद्रपुर, परली, भुसावल, नासिक, ट्राम्बे, उरड़, ये सब कहाँ पे हैं? ये सब के सब हैं महाराष्ट्र में। और गुजरात में भी 6 हैं, एक है उकई, अहमदाबाद, उसके बाद वनकवाड़ी, गांधीनगर, साबरमती और ध्रुवरन है, ठीक है। ये सब कहाँ पे हैं? गुजरात में। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो सतपुरा है, अमरकंटक है और सिंगरौली है। ये 3 तापीय ऊर्जा संयंत्र हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो परिछा है, पनकी है और हरदुआगंज है, ठीक है। ये सब उत्तर प्रदेश में हैं। दिल्ली में एक है, फरीदाबाद में भी एक है। बिहार में बरौनी है, बरौनी। छत्तीसगढ़ में अगर देखो करीबा है, ठीक है। और उड़ीसा में तलचर है। झारखंड में चंद्रपुर है, चंद्रपुरा है। और पश्चिम बंगाल में देखें तो दुर्गापुर है और संथाल डी है, कोलकाता है, ठीक है। उसके बाद असम में बोंगई गांव है और नामरूप है। ये सभी के सभी जितने काले स्पॉट दिख रहे हैं वो सब तापीय विद्युत संयंत्र हैं। और जो लाल ट्रायंगल दिख रहे हैं वो सब के सब परमाणुवीय विद्युत संयंत्र हैं, जिसको आणविक विद्युत संयंत्र भी बोलते हैं। विद्युत, आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास की सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। एक है प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चला करके जल विद्युत उत्पन्न करता है। कोई भी जो गतिशील जल है, अगर वो टरबाइन पर गिरेगा तो टरबाइन घुमाएगा तो जनरेटर जो है वो उसको विद्युत बना देगा। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन अगर चला करके ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है, ये दूसरा है, ठीक है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही हो जाती है। मतलब विद्युत में कोई फर्क नहीं होता है कि वो जल से उत्पन्न हो रहा है, पवन से हो रहा है, सौर से हो रहा है, या फिर किसी भी प्राकृतिक गैस, ईंधन, पेट्रोलियम से हो रहा है। उनको कोई नहीं फर्क होता है। एक बार विद्युत बन गया तो वो सेम प्रभाव का है। क्रियाकलाप, कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए तथा इन नदियों पर बने बांध का नाम लिखिए। देखिए, तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो कि एक नवीकरण योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। अपने राज्य के ताप विद्युत गृह की जानकारी एकत्र कीजिए और उसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम लिखिए। फिर है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है।
गैस व तेल की बढ़ती कीमतों और इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं और इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत ज़रूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल, जीवभार संसाधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन के विकास हेतु बृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा परमाणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है कि ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में पाई जाती हैं का प्रयोग परमाणु और आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। मोनाजाइट रेत में पाई जा रही है थोरियम, और थोरियम ये बहुत ही ज़बरदस्त वैकल्पिक परमाणु ऊर्जा का सोर्स है। भारत के मानचित्र पर 6 परमाणविक ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थित दिखाएं तथा उनके राज्यों का नाम ज्ञात करें जिनमें ये अवस्थित हैं। तो भारत के मानचित्र में ऊपर देख करके आप इसको कर सकते हैं। सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं मतलब बहुत ज़्यादा है। और फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा, कौन सी प्रौद्योगिकी लग रही है इसमें? फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप से सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों और लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध परीक्षण उपकरण। भारत में नए स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के बारे में जानकारी एकत्र करिए। पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। देखिए, पवन ऊर्जा संयंत्र तो वहीं लगाए जाते हैं ना जहां पवनों का बहाव निरंतर होता रहता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म हैं। ठीक है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। ये है देखिए पवन चक्की नागरकोइल का। ठीक है। बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं तथा मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती हैं जिसकी तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल, उपलों और चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता और निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों को 2 प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में, दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। ठीक है। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। बायोगैस संयंत्र देखिए इस तरीके से लगाए जाते हैं। फिर है ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत ऊर्जा के लिए किया जाता है। ठीक है। और सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध, ठीक है, बांध बनाए जाते हैं। सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं।
जिससे कि उसमें पानी भर जाए और जब निकलना हो पानी को तो फिर वो जब निकलते हुए जाएगा पानी तो एक गति में जाएगा ना, एक प्रेशर में जाएगा, तो टरबाइन को वही फिर से वही नदी का फ्लो वाला काम हो जाएगा। उच्च द्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी घाट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उत्पन्न है। अब है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, ये गीजर के द्वारा होता है, जो प्राकृतिक गीजर हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त हो जाती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उपयोग करने के लिए किया जाता है। बाद में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिसका विद्युत उपयोग में प्रयोग किया जाता है। तापीय विद्युत ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक है हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है पहला, और दूसरा लद्दाख में पूगा घाटी में है। ये दोनों प्रायोगिक स्तर पर शुरू की गई हैं। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य और घरेलू आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की परियोजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकास करने की तुरंत आवश्यकता है और ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के दो आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष क्षेत्रों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण उपागम अपनाना होगा। उदाहरणार्थ, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके जब प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करके और विद्युत बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। अब है चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े और जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय और मृदा की खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से खरीदी। चीजों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों के मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों और घरेलू उद्योग में बनाई जाती हैं। क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? देखिए, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में
वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वस्तु निर्माण या विनिर्माण। क्या आप जानते हैं कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लौह इस्पात लौह अयस्क से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशे से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधित उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किस वर्ग में? द्वितीयक वर्ग में। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। ठीक है, और इस अध्याय में हम द्वितीयक क्रियाकलापों के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। ध्यान दीजिएगा, हमने इसके पहले प्राथमिक क्षेत्रक पढ़ा था। प्राथमिक क्षेत्रक पढ़ा था। ठीक है, क्षेत्रक पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा? कृषि पढ़ा हमने। ठीक है, कृषि पढ़ा, और उसके बाद इसी कृषि में पशुपालन भी है, और जितने भी और कृषि संबंधित पालन कार्य है वो सब आ जाते हैं इसी में। दूसरा हम लोगों ने खनन पढ़ा। खनन अर्थात जिसको खनिज बोलते हैं, खनन कार्यों से मिलता है ये। तो ये दोनों प्राथमिक क्षेत्रक कहलाती हैं। मतलब जो भी प्रकृति से प्राप्त सीधे होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो प्राथमिक क्षेत्रक कहलाते हैं। और इन्हीं प्राथमिक क्षेत्रकों का उपयोग करके अगर कोई आप मूल्यवान वस्तु बनाते हैं, मूल्यवान वस्तु का निर्माण करते हैं, ठीक है, निर्माण करते हैं, तो उसी को वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं, या फिर इसी को विनिर्माण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिर्माण भी कहते हैं, विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं विनिर्माण उद्योग भी, ठीक है, एक होता है कुटीर उद्योग, एक होता है कुटीर उद्योग, और एक होता है जिसमें बड़े उद्योग आते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे बड़े बड़े मशीनें लगाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग कार्यरत होते हैं, और वो बड़े उद्योग होते हैं। और कुटीर उद्योग छोटे स्तर पे परिवार के स्तर पर, ठीक है, या फिर व्यक्तिगत स्तर पे, ठीक है, या फिर दो तीन लोग मिल करके कोई अगर उद्योग चला रहे हैं, छोटा उद्योग, तो उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। मतलब जो कुटी में, मतलब घर में बनाया जाए, छोटा उद्योग, इसका नाम इसी से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो विनिर्माण के महत्व देख लेते हैं। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझी जाती है, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरन द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध करा करके कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो आर्थिक क्षेत्रक होते हैं वो प्राथमिक, द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक और फिर टर्सरी है। ठीक है, मतलब तृतीयक क्षेत्रक होते हैं। इसमें सारे के सारे कहीं ना कहीं कृषि आ जाएंगे, सारे कृषि आ जाते हैं, और वो खनिज आ जाते हैं, और इसमें सारे उद्योग आ जाते हैं। ठीक है, इसमें सारे उद्योग आता है। इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं सारे सेवाएं। ठीक है, सारे सेवाएं आते हैं, सारे सर्विसेज आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी सर्विस हो वो उसमें आ जाएगा, जैसे बैंकिंग हुआ, ठीक है, बीमा हुआ, या फिर कोई भी जान लीजिए हेल्पर का काम हुआ, कोई भी अनस्किल काम हुआ, स्किल काम हुआ, जो भी मनुष्य करता है उस करने के काम को सेवा कहते हैं। ठीक है, करने के काम को सेवा करते हैं, और वो किस लिए करता है तो उसको उद्योग कहते हैं, या फिर प्राथमिक क्षेत्र में कई बार, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के लिए सेवा का होना जरूरी है। थर्ड
सेक्टर का होना ज़रूरी है। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय और पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। ठीक है, निर्यात मतलब क्या होता है? निर्यात देखो, दो तरीके के निर्यात होते हैं। निर्यात मतलब, इसका अगर आप शब्द का मतलब समझ लें तो शायद आप निर्यात मतलब कोई भी वस्तु को कहीं भी भेजना, ठीक है, और वो भेजना किस पर्पज़ से? बेचने के उद्देश्य से, ठीक है। भेजना, इसका अगर आप लोग समझ लें, भेजना मतलब कहीं पे आप इसको सेंड कर रहे हो, ठीक है, ऑर्डर पे किसी ने मांगा दूर से तो आप इसको भेज रहे हो, तो उसको कहते हैं निर्यात करना, ठीक है। और आयात मतलब क्या होता है? आयात मतलब आपने किसी चीज़ को मंगाया, मंगाना होता है, मंगाना, ठीक है, अपने पास आप इसको मंगा रही है। अब ये निर्यात देखो दो तरीके से होता है। एक जो होता है वो, एक है अंतर्राज्यीय निर्यात, एक है तीन, अगर देखा जाए तीन प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पे, और तो हर स्तर पे देखा जाए तो होता ही है। एक है अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय निर्यात, ठीक है, अंतर्राज्यीय निर्यात, ठीक है, अंतर्राज्यीय निर्यात, ठीक है। फिर है दूसरा अंतर्देशीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मतलब आप इसको अगर अपने देश में ही कहीं भी भेजते हैं बेचने के लिए तो वो अंतर्राज्यीय निर्यात कहलाएगा, और अगर दूसरे देश से भेजते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय निर्यात कहलाएगा, ठीक है। तो अंतरगांव भी निर्यात कहलाता है, आप दूसरे गांव में भेज रहे हैं तो अंतरबाजारीय निर्यात भी होता है, दूसरे बाजार अगर भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये सब निर्यात का शाब्दिक अगर अर्थ समझ लेंगे। और किस उद्देश्य से ये भेजा जा रहा है? व्यापारिक उद्देश्य से। किस उद्देश्य से? व्यापारिक उद्देश्य से। व्यापारिक उद्देश्य मतलब लाभ कमाने के लिए, ठीक है, लाभ कमाने के लिए। और आयात, जब आप किसी चीज़ को कहीं से मंगाते हैं तो ये भी आयात भी अंतर्राज्यीय आयात और अंतर्राष्ट्रीय आयात भी होता है। और ये आयात क्यों करते हैं? इसका मुख्य उद्देश्य होता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, के लिए। लेकिन कुछ लोग इसको व्यापार के लिए भी मंगाते हैं, ठीक है। आवश्यकताओं की पूर्ति मेन उद्देश्य होता है। जैसे भारत में जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको हम दूसरे कंट्रीज से मंगाते हैं। हमारे गांव में जिस चीज़ की कमी है हम दूसरे उसके गांव से मंगाएंगे। हमारे राज्य में जिस चीज़ की कमी है हम उसको दूसरे राज्य से मंगाएंगे। तो आयात का पर्पज़ ये होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ व्यापारिक लोग इसमें भी कमाते हैं, आयात को करते हैं फिर उसको महंगे दाम पे बेचते हैं। तो पर्पज़ दोनों का व्यापार है, लाभ कमाना ही है, ठीक है। निर्मित वस्तुओं का जो निर्यात है वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। निर्यात जब विदेशों में करते हैं तो इसकी बात कर रहे हैं, तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। और विदेशी मुद्रा में भी सबसे इम्पोर्टेंट मुद्रा कौन सा है आपको पता है भाई? डॉलर है, ठीक है। डॉलर की अपेक्षाकृत ही इस समय रुपए गिरते जा रहे हैं, ठीक है। वह देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। ध्यान दीजिएगा, अगर भारत का विकास करना है तो विविध करना है और शीघ्र औद्योगिक विकास करना है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणार्थ, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है, क्योंकि उद्योग जब बढ़ते हैं तो कृषि का भी मशीनीकरण होता है, कृषि का आधुनिकीकरण होता है, तो फिर कृषि के पौधे कहीं ना कहीं पैदावारी बढ़ती है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं तथा इसके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें और कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर हैं। इसीलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से
न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में, अच्छा ये वैश्वीकरण का एक बार समझ लीजिए, वैश्वीकरण का मतलब क्या है। देखिए 1991 से पहले ना, 1991 से पहले किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए लाइसेंस चाहिए था। वो भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल हुआ करते थे, मतलब इतने स्ट्रिक्ट रूल हुआ करते थे कि विदेशी कंपनीज भारत में आना ही नहीं चाहती थी, आती ही नहीं थी बल्कि, ठीक है। और यहाँ के लोगों को भी वहाँ पे कोई कंपनी स्थापित करने के लिए कोई अवसंरचना प्राप्त नहीं था, क्योंकि जब कोई भी राष्ट्र अगर कुछ सहूलियत देता है तो कुछ सहूलियत पाता है, सिंपल सा गणित है, गिव एंड टेक की पॉलिसी है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब 1991 में हमारे पास एक आर्थिक प्रॉब्लम आया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। उससे निपटने के लिए मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, जो आर्थिक कहीं ना कहीं वो बहुत ही पढ़े लिखे, अर्थशास्त्र से पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो उन्होंने एक पॉलिसी लाई जिसको एलपीजी मॉडल कहते हैं, एलपीजी मॉडल, ठीक है, जिसको लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब ये है कि उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण, ठीक है, और निजीकरण, और तीसरा है वैश्वीकरण। अब उदारीकरण का मतलब ये हुआ कि भाई हर चीज़ में लाइसेंस नहीं लगेगा, ठीक है, कुछ व्यापार आप बिना लाइसेंस के कर सकते हो, ठीक है। लाइसेंस का जो मतलब लाइसेंसिंग पॉलिसी जो थी वो लाइसेंसिंग पॉलिसी को वो ख़त्म किया गया, ठीक है, उदारीकरण लाया गया, कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एक व्यवस्था लाई गई। दूसरा निजीकरण, मतलब यह है कि जो पहले गवर्नमेंट हर चीज़ को अपना बॉडी बनाती थी, गवर्नमेंट बॉडी थी, उसमें से अब क्या हुआ कि अधिकतर गवर्नमेंट बॉडी को प्राइवेट कर दिया गया, मतलब उसके शेयर्स को सेल कर दिए गए, जिसको बोलते हैं विनिजीकरण, या फिर मतलब उसको बोलते हैं विनिवेश, ठीक है, विनिवेश मतलब अपने शेयर्स को प्राइवेट हैंड्स को हैंड ओवर करना, बेचना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि प्राइवेट जब खिलाड़ी आए, जब निजी व्यक्तियों के हाथों में कंपनियां आई, तो उन्हें प्रतिस्पर्धा आई, तो फिर वही चीज़ थोड़ा सा आर्थिक मुंह बना, ठीक है। और यहाँ वैश्वीकरण का मतलब ये हुआ कि जो पहले विदेशियों को व्यापार करने के लिए छूट नहीं दी जाती थी, और हमारे यहाँ के जो लोग दूसरे यहाँ जाते थे तो वहाँ व्यापार करने के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी, ठीक। तो आयात निर्यात को सुगम बनाया गया, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी को कम किया गया, और उसके साथ साथ जो आयात शुल्क है, निर्यात के लिए जो लगाए जाने वाले स्टाम्प ड्यूटी हैं, वहाँ पे भी कुछ रियायतें दी गई। तो ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई, ठीक है। तो तभी से कहा जाने लगा कि आज विश्व जो है एक गांव है, ये शब्दावली वहाँ से आई है, क्योंकि अब उसके बाद से विश्व में, अमेरिका में अगर कुछ भी हो रहा है तो उसका प्रभाव सीधे इंडिया में पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हों, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। भाई अगर आप की कोई वस्तु निर्माण कर रहे हैं और आपको अमेरिका बेचना है, तो पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि आपकी जो वस्तु है वो अमेरिका में जो निर्मित वस्तु है उसकी क्वालिटी के एटलीस्ट बराबर तो हो, ज़्यादा नहीं हो चलेगा लेकिन बराबर तो हो, वहाँ कम्पीट तो कर पाए कि हाँ हम भी वही गुणवत्ता दे रहे हैं और उनसे हम कम दाम में देंगे, तो लोग, वहाँ के लोग प्रभावित होंगे, लोग लेंगे। अगर क्वालिटी आपकी पुअर है
तब भी वहाँ के लोग उससे नहीं खरीदेंगे। ऊपर से ये सब ऐसे कंट्रीज़ हैं कि अगर गुणवत्ता ख़राब हुई तो इसको बैन ही कर देते हैं। अभी देखो आप, मतलब जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय के न्यूज़ है कि चाइना ने हमारे एक विशेष प्रकार के आम को बैन कर दिया कि हम अब नहीं लेंगे तुम्हारे यहाँ से आम, क्योंकि वहाँ की क्वालिटी पुअर है। तो चाइना नहीं, जापान ने, सॉरी, चाइना अगर बोला हो तो सॉरी। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जब भी आएगा इसका मतलब जीडीपी, ठीक है, जीडीपी, ठीक है, में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज, खनन, गैस और विद्युत ऊर्जा का योगदान है। और ये जो योगदान है ना, ये उद्योग का भले जोड़ो, लेकिन ये प्राथमिक क्षेत्र के हैं। इसका ठीक है, इसी को आप जब जो उसके कच्चे माल से उसको रिफाइन कर देते हो तो वो फिर उद्योग में आ जाता है, द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। जो तीनों क्षेत्र इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 में विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रतिवर्ष की दर से हुई है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है तथा इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना की गई। औद्योगिक अवस्थिति। उद्योगों की स्थापना संभवतः जटिल है। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हों अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उसके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक और वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर जो है केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जैसे समूहन बचत, ठीक है, जैसे समूहन बचत जिसे कहा जाता है, समूहन बचत। और ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन की स्थापना होती है। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आदि। परिणामस्वरूप कुछ नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि पृष्ठ प्रदेश से घिरे थे, ठीक है। उद्योग बाजार संबंध, निवेश, कच्चा माल तथा अथवा उसके घटक, ठीक है, उत्पादन घटक, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी और संरचना, ये निवेश करने के लिए चाहिए। फिर उसके बाद ये सब पूरा उद्योग के ढांचा तैयार करने के लिए, फिर उसके बाद परिवहन, कारखाना, तैयार माल, उत्पाद माल, फिर उसके बाद परिवहन चाहिए, फिर बाजार चाहिए, और इन सब के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी ही। किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। ये भी बात ध्यान दीजिएगा। आप उत्पादन करके भी क्या करेंगे अगर आपकी उत्पादन लागत ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप सपोज करिए कि आपने कोई एक जूता बनाया जिसकी लागत ही 2000 रुपये है, लागत ही 2000 रुपये है। तो आप अगर आप सोच रहे हैं कि इसको हम बल्क में बेचेंगे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास खरीदेंगे, तो इस 2000 पे
फिर ऊपर से गवर्नमेंट का टैक्स है, रिटेलर लेंगे दुनिया भर के जो बिचौलिए हैं, इसका तो आपको और फिर अपना मार्जिन है, तो ये लगभग आपका 4,000 चला जाएगा। अब 4,000 का शूज आज के वक्त में सिर्फ क्लास 1 वाले ही पहनते होंगे, ठीक है, जिनके इनकम 4-5 लाख 6 लाख रुपया होगा, नहीं तो कोई नहीं पहनता होगा इस तरीके का शूज वगैरह, ठीक है। मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास कहाँ अफोर्ड कर पाएगा 4,000 का जूता? वो 4,000 बेचारे एक महीने का कमाते होंगे खात्म, और ठीक है। तो वही है कि अगर आपकी लागत जो है वो ज़्यादा हो गई तो फिर प्रॉब्लम है। न्यूनतम लागत उत्पादन से ही निर्धारित होता है। सरकारी नीतियों और निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। उद्योग की आदर्श अवस्थिति कहाँ है? उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत कैसी हो? कम हो। फिर उत्पादन के वितरण की लागत भी कम हो। उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय आसानी से लिया जा सके और उस स्थान पर उत्पादन की लागत भी कम हो। अगर ये सब फैक्टर्स देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे उद्योगों को स्थापित किया जा सकता है। उद्योगों के वर्गीकरण कर सकते हैं आप। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली के बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र और रबड़, चीनी, चाय, कॉफ़ी और वनस्पति तेल उद्योग। खनिज आधारित उद्योग कौन से हैं? लोहा और इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार और पेट्रो रसायन उद्योग। फिर प्रमुख भूमिका के आधार पे फिर आधारभूत उद्योग कौन से हैं, जिनके उत्पादन और कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात। ये आधारभूत उद्योग है। अगर लोहा इस्पात उद्योग ना हो तो कारें, ट्रक वगैरह, जो हवाई जहाज़ वगैरह बनते हैं, कहाँ बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। तांबा प्रगलन और एल्युमिनियम प्रगलन जैसे। कुल मिलाकर के खनन के बाद जो अयस्कों का ये वो होता है, रिफाइनरीज लगती हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनका होना बहुत ज़रूरी है। इसको आधारभूत उद्योग कहते हैं। फिर है उपभोक्ता उद्योग। दूसरा, उपभोक्ता मतलब जो कंज्यूमर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री है। तो ये जो उद्योग उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, तदमंजन, कागज़, पंखे, सिलाई मशीन आदि, ठीक है। इसमें वो बड़े बड़े भी आ जाते हैं, जैसे जो भी उपभोक्ता है। यहाँ पे देखो सिलाई मशीन लिख रखा है, इसमें आपका कार, मोटरसाइकिल वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। पूंजी निवेश के आधार पर एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है, ठीक है, लघु उद्योग में, ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ तक का। और स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित एवं सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको भेल कहते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित हों, अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित हों, जैसे टिस्को हुआ, बजाज ऑटो लिमिटेड हुआ, डाबर उद्योग हुआ आदि। संयुक्त उद्यम में जैसे वे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड में दोनों लोग हैं। फिर है सहकारी उद्योग, कोऑपरेटिव उद्योग, जिनका स्वामित्व तो कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों
या दोनों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। कच्चे और तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भारी उद्योग जैसे लोहा और इस्पात आदि, हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। विद्युतीय उद्योग जितने भी हैं उसमें ऐसे माल उपयोग हो रहे हैं जिनका बहुत हल्के हैं, मतलब उनको कहीं ले जाने के लिए कुछ विशेष करना थोड़ी है भाई। क्रियाकलाप कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पर निम्न को 2 वर्गों में विभाजित करें। ठीक है, ये देखिए आप, तेल, बुनने की सलाई और पीतल की बर्तन, फ्यूज तार, घड़ियाँ, सिलाई मशीन, पोत निर्माण, विद्युत बल्ब, पेंट और ब्रश मोटर गाड़ी। इसमें से जो कच्चा माल है उसको अलग करो, तैयार माल को अलग करो, और जो भारी है उसको अलग करो और जो हल्का है उसको अलग करो।